नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीआईटी में अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक अपन यहाँ देखने वाले हैं ये आपके पैथोलॉजी में भी काम आएगा। ठीक है, एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में भी आपका काम आएगा। ठीक है, पैथोलॉजी पॉइंट भी अपन क्लियर करेंगे एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में भी, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के व्यू से बन जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से, वो हम लोग देखने वाले हैं। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, इससे पहले हमने एक्यूट गैस्ट्राइटिस देख चुके हैं एंड गैस्ट्रोपैथी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या होता है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। आपका जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसमें बहुत लंबे समय से क्या है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, उसे हम बोलते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। ठीक है, जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस जहाँ पर होता है, या गैस्ट्रिक म्यूकोसा मतलब स्टमक की म्यूकोसा में लंबे समय से इन्फ्लेमेशन होता है, तो वहाँ पर म्यूकोसल एट्रोफी आपको मिल सकती है। इसके अलावा वहाँ की जो ग्लैंड्स होती हैं वो उसमें आपको लॉस मिल सकता है। एपिथेलियल मेटाप्लेसिया आपको मिल जाता है, एपिथेलियल डिस्प्लेसिया आपको मिल जाता है, एंड फाइनली हम बोलेंगे वहाँ इरोजन आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो जब भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है, जब क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की बात करेंगे तो उसमें आपको आगे चलकर म्यूकोसल एट्रोफी, वहाँ के जब म्यूकोसल एट्रोफी होगी, म्यूकोसा की एट्रोफी मिलेगी मतलब म्यूकोसा की कमी मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली वहाँ की जो ग्लैंड्स होती हैं इसमें भी आपको कमी मिलेगी। साथ में आपको वहाँ क्या मिल सकता है, वहाँ की जो म्यूकोसा में आपको मेटाप्लेसिया मिलेगा, एपिथेलियल मेटाप्लेसिया मिलेगा, एपिथेलियल डिस्प्लेसिया मिलेगा, एंड वहाँ इरोजन आपको नहीं मिलता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है इरोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा, याद रखना है। ठीक है, अभी आगे जाके देखने वाले हैं मेटाप्लेसिया एंड डिस्प्लेसिया, हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको कॉमनली वहाँ मिलता है। आगे हम बात करते हैं सिम्टम्स की। हम बात करेंगे क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में, तो आपको यहाँ पर सिम्टम्स मिलते हैं। आपको एसिडिटी, सम टाइम एसिडिटी मिलती है आपको, एंड सम टाइम बर्निंग सेंसेशन आपको मिलता है। ठीक है, क्रोनिक मतलब एसिडिटी मिलेगी एंड आपको बर्निंग सेंसेशन मिलेगा, ये आपको कॉमनली मिलता है। लेकिन फाइनली जो फाइंड आउट होता है, जो कॉज होता है, वो होता है बर्निंग सेंसेशन। बर्निंग सेंसेशन मिलता है, हमेशा पेट में जलन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 90% जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का जो कॉज होता है वो होता है एच पाइलोरी। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि क्रोनिक, यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ या मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस क्या होता है। 90% जो कॉज है वो कौन होता है, एच पाइलोरी होता है। उसका फुल फॉर्म होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसका एक और नाम होता है कैम्फाइलोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या हम इसे बोलेंगे एच पाइलोरी। आगे चल के मैं यदि एच पी वर्ड बोलता रहूँगा, एच पी वर्ड बोलूँगा, दैट मीन्स एच पाइलोरी की बात कर रहा हूँ, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की बात कर रहा हूँ, वहीं छुपा हुआ है कैम्फाइलोबैक्टर पाइलोरी। एग्जाम में आता है कि एच पाइलोरी का एक और नाम क्या होता है, कैम्फाइलोबैक्टर पाइलोरी होता है। और 10% जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का कॉज होता है ऑटो इम्यून कंडीशन, ऑटो इम्यून रिएक्शन जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के लिए। तो मोस्ट कॉमन कॉज है एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, कंफाइलोबैक्टर पाइलोरी, एंड 10% कॉजेज क्या है आपका ऑटो इम्यून डिजीज होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कॉज ऑफ जो आपका है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का जो पहला कॉज मैं आपको बताऊंगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ। 90% जो कॉज होता है वो कौन सा होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है, 90% कॉज है। मोस्ट कॉमन कॉज है एसोसिएट विथ टाइप बी गैस्ट्राइटिस। ठीक है, गैस्ट्राइटिस के यदि हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो ए टाइप होता है एंड बी टाइप होता है। जब भी हम ए टाइप की बात करेंगे दैट मीन्स, वो अभी आगे बताऊंगा, लेकिन जब भी हम बात करेंगे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से जो गैस्ट्राइटिस हो रहा है उसका जो टाइप होता है वो बी टाइप का होता है, बी टाइप ऑफ गैस्ट्राइटिस होता है। तो जब भी हम बोलेंगे एग्जाम में आता है मोस्ट कॉमन कॉज
हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, 90% कॉज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से जो गैस्ट्राइटिस हो रहा है, जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो रहा है, वो किस टाइप का होता है? वो बी वैरायटी का होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है वो स्पाइरल शेप होता है या कर्व शेप बैक्टीरिया होता है, स्पाइरल शेप या कर्व शेप बैक्टीरिया होता है, आपको ये भी याद रखना चाहिए। कई बार माइक्रोबायोलॉजी में आ जाता है क्वेश्चन। ऑटो इम्यून जो कॉज होता है, ऑटो इम्यून जो रिएक्शन होती है वो 10% कॉज होता है, जिसमें क्या होता है? एंटीबॉडीज अगेंस्ट पैराइटल सेल्स या इंटस्ट इंट्रेंसिक फैक्टर्स, ठीक है। तो आपको क्या होता है इसमें? एंटीबॉडीज बन जाती हैं पैराइटल सेल्स। आपको पता है जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है वहाँ पर पाई जाती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स जिसका नाम होता है पैराइटल सेल्स। इन पैराइटल सेल्स के अगेंस्ट क्या होती है? जब हमारा इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगती है तो इसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। और इस सेल्स के अगेंस्ट जब एंटीबॉडी बनती है तो ये एंटीबॉडीज आती हैं और इन पैराइटल सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं, और जिस कारण से इस पैराइटल सेल्स की फंक्शनिंग बिगड़ जाती है। और ये जो पैराइटल सेल्स होता है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स भी फॉर्म करता है, जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर हम बोलते हैं, वो भी कम निकलने लगता है, ठीक है। तो यहाँ एक छोटी सी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ से क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है, जिसमें खासकर पैराइटल सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो पैराइटल सेल्स को आके डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जब पैराइटल सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं तो पैराइटल सेल्स क्या निकालता है? इंट्रिंसिक फैक्टर भी निकालता है। इंट्रिंसिक फैक्टर निकलना भी कम हो जाएगा। इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या होता है? वो रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन B12 के लिए। विटामिन B12 को प्रॉपरली एब्जॉर्ब करवाना है, इंटेस्टाइन से अवशोषित करवाना है, एब्जॉर्प्शन करवाना है, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 को ले जाना है। तो विटामिन B12 को ले जाने वाला कौन होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। तो पैराइटल सेल नहीं होंगी, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा, तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, और फाइनली विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, या ऑटो इम्यून कंडीशन के कारण इंट्रिंसिक फैक्टर से अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनने लगती है। और जब इंट्रिंसिक फैक्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर को डिस्ट्रॉय कर देती है, फिर विटामिन B12 से को बाइंड नहीं हो पाएगा और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो जब कभी भी इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से, खासकर ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है, फिर फाइनली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, और इससे फाइनली आपको होता है पर्नीसियस एनीमिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली एग्जाम का कॉन्सेप्ट है, इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी ड्यू टू ऑटो इम्यून कंडीशन तभी प्रोड्यूस होता है पर्नीसियस एनीमिया। पर्नीसियस एनीमिया का एग्जैक्ट कॉज होता है ऑटो इम्यून कंडीशन के कारण इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी, जो यहाँ पर हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑटो इम्यून के कारण इंट्रिंसिक फैक्टर डैमेज हो रहा है, एंटीबॉडीज बन रहे हैं इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट, तो फाइनली इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा, विटामिन B12 नहीं होगा, एंड पर्नीसियस एनीमिया आपको मिलेगा, एंड विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मिलेगी, मीन्स पर्नीसियस एनीमिया मिलेगा। कॉज क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी। क्यों मिल रही है? क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर का जो डैमेज हो रहा है, ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है ड्यू टू एंटीबॉडीज के अगेंस्ट बन रही हैं, ठीक है। अगला वेरी इंपॉर्टेंटली आपको यहाँ से मैं जो पॉइंट बताए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं। अगला यहाँ जो गैस्ट्राइटिस, आगे देखते हैं कि इसमें जो आपका जो टाइप होगा गैस्ट्राइटिस का वो एग्जैक्टली ए टाइप होता है। यहाँ पर बाई मिस्टेक मैंने बी लिख दिया है, लेकिन आपको ए याद रखना है। ऑटो इम्यून का ए, तो टाइप भी कौन सा है आपका? ए। आपको ऐसे याद रखना है, ऑटो इम्यून के कारण आपकी बॉडी में यदि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है तो उसका जो जो हम बोलेंगे किस टाइप का क्लासिफिकेशन होगा उसमें, वो होगा टाइप ए का होगा। कई बार एग्जाम में आ जाता है टाइप ए का जो है, या क्लासीफाई करते हैं, या टाइप ए जो गैस्ट्राइटिस है उसका मेन कॉज क्या है? ऑटो इम्यून कंडीशन है। टाइप बी गैस्ट्राइटिस का कॉज क्या है? एच पाइलोरी, जो मैंने ऑलरेडी ऊपर बताए हैं। तो यहाँ पर आपको ए से ए याद रखना है। एंड आपको आगे बताया मैंने लीडी जो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या करता है, पर्निसियस एनीमिया एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 करता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी। तो मेन इंपॉर्टेंट जो कॉज हैं, हम जो कॉज की बात करेंगे तो मेन इंपॉर्टेंट जो कॉज है वो दो ही होते हैं बहुत इंपॉर्टेंटली, लेकिन इसके अलावा अदर कुछ होते हैं जो बहुत कम परसेंटेज में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेस कॉमन कॉज होते हैं। बाइल रिफ्लैक्स बोलेंगे, क्रोनिक बाइल रिफ्लेक्स, लंबे समय से यदि ज़्यादा बाइल रिफ्लेक्स होगा, ठीक है,
तो हम बोल सकते हैं एनसेड नाम की जो दवा है, या एस्प्रिन ग्रुप की जो ड्रग, सॉरी एनसेड ग्रुप की जो ड्रग है, या एस्प्रिन जो यूज़ है लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है किस चीज़ के लिए, आपके क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के लिए, है ना। आगे बात करते हैं, क्रोनिक स्ट्रेस है, लंबे समय से क्रोनिक स्ट्रेस है तो आपको क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो सकता है। क्रोनिक अल्कोहल या स्मोकिंग आप कर रहे हैं तो आपको हो सकता है। एंड रेडिएशन आपको है, लंबे समय से रेडिएशन के संपर्क में है तो आपको क्या हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है। तो पहला कॉज क्या है, एच पाइलो 90%, सेकेंड 10% ऑटो इम्यून डिजीज़, तीसरा है आपका जिसमें कॉमन हम बात करेंगे एनसेड यूज़ कर रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है लंबे समय से, अल्कोहल ले रहा है, एनसेड्स ले रहा है, स्ट्रेस की कंडीशन में लंबे समय से रेडिएशन के संपर्क में है, तो वहाँ पर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस उसको होने की संभावना होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग पैथोजेनेसिस। ठीक है, तो मेन दो कॉज हैं, पहला कॉज क्या है आपका एच पाइलोरी, एचपी है, और दूसरा है ऑटो इम्यून। तो पहला हम देखते हैं एच पाइलोरी कैसे क्रोनिक गैस्ट्राइटिस प्रोड्यूस करता है, एच पाइलोरी कैसे क्रोनिक गैस्ट्राइटिस प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं जो एच पाइलोरी होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जिसका फुल फॉर्म होता है, कैम्फाइलोबैक्टर पाइलोरी हम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं एचपी बोलूंगा। एचपी जो होता है स्पाइरल शेप होता है, कर्व शेप बैक्टीरिया होता है, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया या कर्व शेप बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया होता है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है। स्पाइरल शेप ऑलरेडी बता चुका हूँ। जनरली जो इसका इन्फेक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, एंट्रम पार्ट में। आपको मैंने आपको यदि स्टमक की या जीआईटी में स्टमक का आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो ये देखिए आप स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और आप देखते हैं ये वाला जो पार्ट होता है ये एंट्रम पार्ट होता है। तो मोस्ट कॉमन या इनिशियल जो इन्फेक्शन होता है वो एंट्रम पार्ट में होता है यहाँ पर, और फिर यहाँ से स्प्रेड होकर वो कहाँ जाता है, आपके स्टमक में और की ओर जाता है, स्टमक में जाकर या गैस्ट्रिक म्यूकोसा को डैमेज करता है। मतलब पहला जो इन्फेक्शन कहाँ पर होगा, एंट्रम पार्ट में होगा, और वहाँ से वो मूव होकर कहाँ पहुँचेगा, आपका गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसा मतलब स्टमक में, और वहाँ जाकर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ऑल पेशेंट्स जो होते हैं ड्यूडनल अल्सर के, ठीक है, वो हमेशा याद रखना है वो होते हैं एच पाइलोरी वाले, हमेशा याद रखना है। यदि किसी को ये मतलब रिसर्च में बताया गया एंड जो बुक बोलती है कि ड्यूडनल अल्सर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज होता है वो एच पाइलोरी होता है, लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर का जो 70% पेशेंट हैं वो एच पाइलोरी वाले होते हैं। ठीक है, यदि ड्यूडनल अल्सर का पेशेंट आ रहा है तो आपको 100% समझना है वो कौन सा है, आपका एच पाइलोरी वाला है, और जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो कौन सा है, 70% जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एच पाइलोरी वाला। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो गैस्ट्रिक अल्सर के लिए एच पाइलोरी कितने परसेंट प्रोड्यूस करता है, 70%, और ड्यूडनल अल्सर 100% कॉज करता है। ठीक है, कॉमनली मैंने बताया एच पाइलोरी कहाँ होता है, आपका एंट्रम म्यूकोसा में होता है, फिर वहाँ पर वो म्यूकोसा को डैमेज करता है या इन्वेड करता है, लेकिन वो एग्जैक्टली वो अननोन पैथोलॉजी है, अननोन उसकी पैथोलॉजी है, एग्जैक्टली अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन वो इन्वेड करता है या डैमेज करता है। ठीक है, एंड जो एग्जैक्टली हम बोलेंगे इन्वेड करता है और आगे जाके आपके गैस्ट्रिक म्यूकोसा में पहुंचता है। ठीक है ना, एंड फिर जाके गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इन्वेड करता है, लेकिन एग्जैक्ट जो पैथोलॉजी है वो अननोन है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली आपको जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं या फीचर्स होते हैं जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा में जो एच पाइलोरी आया है, इस गैस्ट्रिक म्यूकोसा में जो एच पाइलोरी आ गया है पाइलोरिक एंट्रम से जो आ गया है, और वहाँ जाके जो वो पैथोलॉजी प्रोड्यूस करेगा या गैस्ट्रिक अल्सर प्रोड्यूस करेगा या गैस्ट्राइटिस प्रोड्यूस करेगा, तो उसके 4 इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, और वो जो 4 इंपॉर्टेंट फीचर हैं वो एच पाइलोरी कैसे प्रोड्यूस करता है हम लोग देखते हैं। तो पहला फीचर होता है या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम बोलेंगे पैथोलॉजी का जो फीचर होता है फ्लैजिला। एच पाइलोरी में एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया है, उसमें फ्लैजिला पाया जाता है। ये जो फ्लैजिला होता है ये मोटाइल होता है, मतलब वो लगातार मूव करता रहता है, और ये मोटाइल फ्लैजिला जो होता है वो हेल्प करता है जो गाढ़ा गाढ़ा विस्कस म्यूकस आपके स्टमक में पाया जा रहा है। मतलब यहाँ पर बैक्टीरिया आया,
ठीक है? वो अंदर कैसे घुसता है, कैसे घुस के वहाँ पर गैस्ट्राइटिस प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, जो फ्लैजिला होगा वो यहाँ पर जो गाढ़ा-गाढ़ा जो भी आपका म्यूकस प्रेज़ेंट है उसमें इन्वेड करेगा। कौन? फ्लैजिला। फ्लैजिला की मोटिलिटी के कारण जो मूव करता था उस कारण से वो वहाँ पर अंदर मूव करता है, अंदर घुसता है। गाढ़े म्यूकस को वो क्रॉस कैसे कर पाता है? क्योंकि उसके पास होता है एच फ्लैजिला, मतलब एच पाइलोरी का फ्लैजिला जो है वो होने के कारण, वो मोटिलिटी होने के कारण, मोबाइल होने के कारण वो मूवमेंट करता है, जिस कारण से वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इन्वेड करता है। मतलब म्यूकस की जो लेयर उसको भेद के या उसके अंदर इन्वेड करता है और अंदर जाकर अंदर घुसता है। उसके बाद जाकर इसमें यूरिएज नाम का, क्या नाम का? यूरिएज नाम का एंजाइम पाया जाता है और वो यूरिएज नाम का जो एंजाइम है वो अंदर पहुंचता है और वो बैक्टीरिया अंदर पहुंचता है, यूरिएज नाम का एंजाइम रिलीज करता है। वो यूरिएज नाम का जो एंजाइम है वो आजू बाजू पाए जाने वाला जो यूरिया है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। वहाँ जो यूरिया पाया जाएगा उस यूरिया पे आपकी जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वहाँ पर जो ये लोकलाइज या वहाँ पर यूरिया प्रेजेंट होगा, वो यूरिया का यूज़ करके या उस यूरिया को, जो यूरिएज है वो कहाँ से आ रहा है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया कौन सा एंजाइम रिलीज कर रहा है? यूरिएज। वो यूरिएज क्या करता है? इस यूरिया को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में और जैसी अमोनिया बनता है तो वो बैक्टीरिया जो होता है आजू बाजू की सराउंडिंग एरिया के पीएच को कैसा कर देता है? कम कर देता है। आपको पता है कि यहाँ पर हमारे स्टमक में लगातार यहाँ पर क्या निकलता है? यहाँ पर HCl पाया जाता है जो हाईली एसिडिक होता है, जो H पाइलोरी को डैमेज करता है, डैमेज कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। आपको बता दें, लेकिन ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा H पाइलोरी जो यूरिएज एंजाइम निकाल के यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करने में सक्षम हो जाता है। ऐसा एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो अपने आप को एसिडिक पीएच से बचाते हुए मतलब यूरिएज एंजाइम निकाल कर यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसी अमोनिया बनता है तो वो अपने आजू बाजू की जो हाईली एसिडिक कंडीशन है उसको लो एसिडिक कंडीशन में कन्वर्ट कर देता है और जैसी लो एसिडिक कंडीशन बनेगी तो वो जो बैक्टीरिया है वो वहाँ पर जिंदा रहने लगेगा, मतलब वहाँ रहेगा, मतलब अपने आप को सुरक्षित कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है, अपने एसिडिक पीएच से अपने आप को बचाने लगता है। तो पहले तो वो म्यूकोसा को, जो गाढ़ी म्यूकस की लेयर है उसके को फ्लैजिला के द्वारा इन्वेड करके अंदर घुसेगा। अंदर घुसने में वो हो जाता है, मतलब अंदर घुस जाता है तो फिर यूरिएज एंजाइम निकालेगा, यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करेगा। जैसे अमोनिया बनेगा तो वहाँ का जो पीएच है, हाईली एसिडिक पीएच है, वो लो एसिडिक पीएच में बदलने लगता है, क्योंकि ये जो अमोनिया है वो एल्कलाइन कंडीशन को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। तो दूसरा ये एच पाइलोरी का कंडीशन है। तीसरी हम बात करते हैं, जब वो अंदर एच पाइलोरी पहुंच जाता है तो उसमें एडेशन मॉलिक्यूल पाया जाता है जो क्या करता है? हेल्प करता है, जो अंदर घुसकर गैस्ट्रिक सेल्स जो होती हैं, म्यूकोसल सेल्स जो होती हैं, जिसे हम बोलते हैं फोव्युलर सेल्स जो होती हैं, उनसे चिपक जाता है। ठीक है। उसके बाद ये एडेसिव मॉलिक्यूल रिलीज करता है, वो एडेसिव मॉलिक्यूल जो होता है हेल्प करता है गैस्ट्रिक म्यूकोसल सेल्स को, या जिसे हम बोलेंगे फोव्युलर सेल्स से चिपकने के लिए, उससे चिपक जाता है। एंड लास्ट जो फोर्थ पॉइंट है हम बोलेंगे, चिपकने के बाद क्या करता है? वो रिलीज करता है टॉक्सिन्स, एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करता है। कौन? एच पाइलोरी वहाँ क्या रिलीज करेगा? एंडोटॉक्सिन रिलीज करेगा। और ये एंडोटॉक्सिन जो होते हैं साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड सी जीन जो होते हैं एंडोटॉक्सिन रिलीज करेगा। वो एग्जैक्टली क्या है? साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन ए है, CAG-A, जिसे हम बोलेंगे CAG-A बोलेंगे। ये एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। टॉक्सिन रिलीज करता है कौन सा? एंडोटॉक्सिन रिलीज करता है। वो किस वैरायटी का है? साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन ए है, जिसे हम बोलते हैं CAG
कैपिटल ए हम बोलते हैं, ठीक है, या CAGA हम बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए? फाइनली जो एंडोटॉक्सिन है, टॉक्सिन क्या करता है वहाँ पर? अल्सर प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब पहले गैस्ट्राइटिस प्रोड्यूस करेगा, यदि आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे तो अल्सर प्रोड्यूस कर देगा, ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर कैंसर डेवलप वहाँ पर हो सकता है, ठीक है। एडिनो कार्सिनोमा वहाँ प्रोड्यूस हो सकता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से एच पाइलोरी कैसे गैस्ट्राइटिस प्रोड्यूस करता है? सबसे पहले उसका फ्लैजिला अंदर जाएगा, फ्लैजिला की हेल्प से वो अंदर जाएगा, यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करेगा और अपने आप को बचाएगा HCl से मरने से। फिर क्या करेगा? वो वहाँ चिपकेगा, फिर क्या करेगा? टॉक्सिन रिलीज करेगा, फिर वहाँ गैस्ट्राइटिस प्रोड्यूस करेगा, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करेगा, और फिर ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो अल्सर में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो वो एडिनो कार्सिनोमा मतलब कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, सर्वाइव करने के लिए बैक्टीरिया वहाँ सर्वाइव करा, एच पाइलोरी बैक्टीरिया को गैस्ट्रिक म्यूकोसा में सर्वाइव करना है, तो उसको सर्वाइव करने में कौन हेल्प करता है? यूरिएज, क्योंकि यूरिएज यूरिया को यूरिक अमोनिया में कन्वर्ट करता है, जो वहाँ पर एल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस करके लो एसिडिक कंडीशन को मेंटेन करता है। लो एसिडिक मेंटेन रहेगा तो बैक्टीरिया कभी मर ही नहीं पाएगा। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करेगा? डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है कौन? एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये जो पूरे पूरे जो फैक्टर्स होते हैं, ये जो ऑल फीचर्स बताए मैंने आपको एच पाइलोरी के, वो फाइनली क्या करते हैं? वो आपके वहाँ के गैस्ट्रोड्यूडनल जो डिफेंस होती है, मतलब एसिड बेस बैलेंस जो मैकेनिज्म होती है, या गैस्ट्रिक म्यूकोसा की जो डिफेंस प्रोसेस होती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, और जो फाइनली गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है, लगातार प्रोड्यूस करता है, लगातार करता रहता है, और गैस्ट्राइटिस हो जाता है उसको, ठीक है, मतलब क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंटली आपको याद रखना है, इस प्रकार से ये जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैथोलॉजी जो बताई है मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसकी? एच पाइलोरी वाली। ये आपको याद रखना है, चाहे गैस्ट्रिक म्यूकोसा में वो प्रोड्यूस करे, ठीक है, या हम बोलेंगे वहाँ पर कहीं पर भी जब भी गैस्ट्रिक क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है तो 90% कैसे होता है? एच पाइलोरी से होता है। और कैसे होता है मैंने आपको बताया, इस तरीके से फीचर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका आगे हम इसमें आगे जो है एच पाइलोरी वाला ही आगे जो प्रोड्यूस होने वाला जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है, इसके क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको सब वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।